नमस्कार भाई सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब एकदम अच्छे होंगे। देखिए गाइस, एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो पेपर सोल्व कर रहे हैं अपन 2025 में आए हुए, उनमें से 20 शिफ्ट मैंने आपको करवा दी। 47 में से 21वीं शिफ्ट का सॉल्यूशन अभी अपन करेंगे। और देखिए, इन सब की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो सारे वीडियोज आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। ठीक है। और इन सब की पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ विद सॉल्यूशन मिल जाएगी। ठीक है। देखिए, आज का जो अपना पेपर है भाई, वो है 13 जून को जो अपनी शिफ्ट 3 हुई थी, उसका सॉल्यूशन अभी करेंगे। ठीक है। तो देखिए, वीडियो को ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन अपना क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि 2.5 अनुपात में है 40.6 और ये समानुपात में है 40.6 अनुपात x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखो, चार संख्या ये आपके समानुपात में होती है, तो इसका मतलब है पहले दो का जो अनुपात है वो लास्ट वाले दो के अनुपात के बराबर है। ठीक है। तो देखिए भाई, पहले दो संख्याओं का अनुपात मतलब 2.5 बटे 40.6, ये बराबर हो जाएगा आपका किसके, 40.6 बटे x के। इसको सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और अब इसको काटेंगे क्या, काटे, इसको काटते नहीं है। देखिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे। x बराबर हो जाएगा आपका 40, इसका भी पॉइंट हटा देती हूँ, नीचे जीरो आ जाएगा। ठीक है। और ये 406 इधर चला जाएगा। यहाँ से देखिए 10 और ये 25, मतलब ये 25 इंटू 10 मतलब 250। ठीक है। ये हो जाएगा। यूनिट डिजिट से आपका क्वेश्चन हो सकता है क्या, हो सकता है। कैसे, देखिए, मैं इसको 4 से इंटू कर दूं और इसको भी 4 से इंटू कर दूं, तो क्या नीचे तो मेरे पास में 1000 हो जाएगा। क्या, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। नीचे मेरे पास में 1000 हो जाएगा। ठीक है। ऊपर आपके पास में जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 6 6 36 और 6 4 24, मतलब 4 आएगा। और देखिए भाई, आपके पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आएगी, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आएगी। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आएगी और लास्ट वाली जो डिजिट रहेगी वो आपकी 4 रहेगी। भाई देखो, 3 आपके नीचे जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा। ठीक है। तो क्या होगा भाई, ये तीसरे जो डिजिट होगी वो अपनी 4 होगी। और देखिए, अपन ऑप्शन में जहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में अपने जो 4 है वो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो देखिए, ऐसे अब थोड़ा सा ध्यान देके बहुत बड़ी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। ठीक है। बहुत अपना टाइम बचा सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करते कि 406 को पहले 406 से इंटू करते, फिर इनको 4 से इंटू करते, तो देखो थोड़ा सा टाइम आपको लगने वाला था। ठीक है। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा ये ट्रिक्स पता रखते हो, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाया जा सकता है। देखो, यहाँ पे अब 25 है, मेरे को पता है कि 25 को 4 से इंटू अपन करते हैं तो 100 बन जाता है। और नीचे यदि आपके जीरो है, इसका मतलब अपन उतने डिजिट, जितने जीरो उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कि आप 25 का भाग दे रहे हो, या ये थोड़ा सा आपको, जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, जब मॉडल पेपर आप सोल्व करते हो या प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करते हो, उस टाइम इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाओगे, तब आपका एग्जाम में ये अप्लाई कर पाओगे इनको। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 क्या है, यदि दो संख्याओं a और b का अनुपात 5:3 है, तो 3a माइनस 2b बटे 6a बटे प्लस 2b। भाई अनुपात में ही अपन को पूछा है, तो आप क्या कर लो, आपको a अनुपात b दिया है कितना, 5:3, तो आप a को मान लो 5 और b को मान लो कितना, 3। और इसमें क्या कर लो, आप इसको पुट कर लो। देखिए क्या आएगा भाई, a को क्या मानना है अपन को, 5, तो 5 दिए 15, 15 माइनस यहाँ पे b को क्या मानना है, 3, तो 3 दूना 6। और ये अनुपात हो जाएगा किसके साथ, a की वैल्यू फिर से 5 रखेंगे, तो 6 5 30 और प्लस 3 दूना 6। कर लो, देखो इसको सोल्व। 15 में से 6 जाता है तो 9 बचता है, और 30 और 6 36। भाई आप अनुपात बनाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 4 36 होता है, 1:4 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। कितना आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 62 अधिक है और छोटा कोण ज्ञात कीजिए।
देखिए भाई, जब भी दो कोण समपूरक है इसका मतलब दोनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री आएगा। या आप ऐसे समझ लो कि जो एक कोण यदि थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो आप क्या कर लो भाई, इसने बोला है एक कोण दूसरे कोण से 62 अधिक है, मतलब इसने क्या दिया है, बड़े कोण और छोटे कोण के बीच का अंतर दे दिया। तो देखिए भाई, अपन को पता है कि दो कोण जब अपने समपूरक होते हैं, मैंने मान लिया एक कोण x और एक y है, x बड़ा है और y छोटा है, तो x प्लस वाई तो अपन को पता है कितना आएगा, 180। क्यों भाई, दोनों कोण समपूरक है, इसका मतलब दोनों का योग 180 आना चाहिए। ठीक है, और इनका कोणों का जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है अपन को x माइनस वाई बराबर 62। छोटा कोण मतलब y की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, और अपन को पता है कि जहाँ देखो y में यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो देखो x तो बड़ी है, छोटे वाली संख्या निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग लगाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए y क्या हो जाएगा, 180 में आप 62 को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, तो देखिए इसको जोड़ते हैं तो ये आएगा अपना 242, और इसमें यदि 2 का भाग अपन लगाते हैं तो अपने पास में जो आंसर आएगा या जो छोटा जो कोण आएगा वो आएगा 100। अरे भाई, जोड़ना नहीं था ना भाई, अपन को छोटा कोण निकालना है, तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा भाई, जहाँ पे देखो बड़ा कोण कौन सा है जिसमें प्लस प्लस लगा हुआ है, छोटा कोण कौन सा है जिसमें प्लस और माइनस होता है। छोटा कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटा कोण में से इन दोनों का डिफरेंस लेके 2 का भाग देना होता है। क्या करना होता है, दोनों का डिफरेंस लेके 2 का भाग देना होता है। तो 180 में से यदि अपना 62 जाता है तो कितना बच जाएगा आपका, 118 बच जाएगा। क्या 118 में यदि अपन 2 का भाग देते हैं तो अपने पास में आ जाएगा कितना, 59 डिग्री। तो छोटा कोण अपना कितने डिग्री का हो जाएगा, 59 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 4 अपना। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक को किनारे चल रहे दो व्यक्ति को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति 27 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 12.5 और 14 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, एक रेलगाड़ी है, दो व्यक्तियों को पार कर रही है। ठीक है, पहले व्यक्ति को पहले व्यक्ति की चाल दे रखा है और दूसरे व्यक्ति की चाल दे रखा है, और आपको ये भी बता रखा है कि पहला व्यक्ति 12.5 सेकंड में पार करती है और दूसरे व्यक्ति को 14 सेकंड में पार करते हैं। तो आपको बताना क्या है, रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो देखिए भाई, यहाँ पे रेलगाड़ी की लेंथ अपन को नहीं दे रखी, तो देखिए लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, देखो आप ऐसे समझ लो भाई, देखो दोनों केस में जो लेंथ होगी वो तो रेलगाड़ी अपने आप की लेंथ को ही तो पार करेगी ना, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो मतलब पहले यदि खुद की लंबाई को पार कर, जब भी आदमी को पार करती है ना रेलगाड़ी, तो आदमी की जो मोटाई होती है ना उसको रेलगाड़ी के कंपेरिजन में क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो जब भी किसी खंबे को या आदमी को पार करती है तो जो अपन लंबाई लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, वो ओनली अपन लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो दोनों केस में व्यक्ति को पार कर रही है मतलब खुद की लंबाई को ही पार करेगी। ठीक है, एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, डिस्टेंस आपके सेम है तो दोनों की चाल इंटू समय को बराबर कर दो, आप चाल अपनी आ जाएगी। ये आप देख लो भाई, दोबारा आपको पूरा मैं डिटेल में बता देती हूँ। मैंने मान लिया कि जो उसकी लेंथ है रेलगाड़ी की वो एल है, डिस्टेंस बराबर चाल इंटू समय। चाल क्या है, चाल भाई रेलगाड़ी की अपन को चाल निकालनी है, तो मैं मान लिया कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो एस किलोमीटर पर घंटा है। पहले व्यक्ति की चाल कितनी है, 12.6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और इसको जो रेलगाड़ी को क्रमशः कितनी देर में, 12.5 सेकंड में पार कर रहा है। कितने में, 12.5 सेकंड में जो रेलगाड़ी है वो व्यक्ति को पार कर रही है, पहले व्यक्ति को। पहले व्यक्ति की आपको दे रखी है चाल 12.6 और पहले व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करते हैं, 12.5 सेकंड में पार करती है। अब देखो भाई, आप यहाँ पे तो चेंज करो तो कर लो, नहीं तो देखो अभी कट जाएगा ये आपस में। भाई ये किलोमीटर पर घंटे में और ये आपका सेकंड में है और ये मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे अपन, 5/18 से इसको इंटू करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए जब दूसरे व्यक्ति को पार करेगी रेलगाड़ी तो फिर से अपने आप की लेंथ को ही पार करेगी, तो फिर से आप एल बराबर क्या लोगे, भाई रेलगाड़ी की चाल अपन ने एस मानी है, लेकिन अब दूसरे व्यक्ति की जो चाल है वो है 27 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको क्या कर लो आप 27 आ जाएगा एस प्लस 27। फिर से आप इसको 5/18 से इंटू करोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो, और इसको पार करने में रेलगाड़ी ने कितना समय लिया है, 14 सेकंड का समय लिया है। ठीक है, अब क्या आप L की वैल्यू को या इन दोनों को आप इक्वल कर सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि L तो दोनों में सेम ही है ना, भाई ये L है तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को इक्वल कर सकते हो। ठीक है, तो इक्वल कर लेते हैं, देखिए भाई इसके इक्वल हो जाएगा ये वाला क्या, S प्लस 27 इंटू 5/18 इंटू 14। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो भाई, देखो ठीक है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आपको यदि क्वेश्चन समझ में आता तो डायरेक्ट आप ये स्टेप भी लिख सकते थे। ठीक है, देखो भाई करते हैं इसको सोल्व, तो देखिए 5/18 से 5/18 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए कट रहा है क्या ये 125 कटेगा तो नहीं, चलो इसको पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 10, 5 से ये 25 बार, 5 से ये 2 बार। ठीक है, अब ये 2 इधर जाएगा तो इधर 14 दूना 28 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आपका क्या करेगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब आपका यहाँ पे 28 हो जाएगा, ये हो गया 28। अब इसको सोल्व करो, देखो भाई आपको सोल्व करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 25s और 126 को यदि 25 से इंटू करते हैं अपन तो कितना आ जाएगा, 25 से 150 मतलब जीरो तो आप कट जाएगा क्योंकि पॉइंट है, 25 दूना 50 और 15 आपका 65, 6 25 से कम 25 और 6 31, कितना आ जाएगा 315 आ जाएगा। इधर यदि अपन इसको 28 से इंटू करते हैं s को तो ये हो जाएगा 28s प्लस 27 और 28 को इंटू करते हैं तो देखिए मैंने आपको एक नियम बता रखा है, जब भी दो लगातार संख्याओं को यदि आप इंटू करते हैं तो छोटी वाली संख्या का वर्ग करके उसमें 27 को मतलब उसमें उसी संख्या को जोड़ दो। मतलब देखिए अपन 27 का वर्ग करके यदि इसमें मैं 27 को जोड़ देती हूँ तो मेरे पास में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो वैसे भी 27 का तो पहाड़ा भी आपको याद होगा। ठीक है, तो देखो कैसे भी आप कर सकते हो मैं कर रही हूँ, देखो 27 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका कितना 729 होता है। 729 में यदि मैं 27 को जोड़ती हूँ, 729 में मैं 27 को जोड़ती हूँ तो 756 हो जाता है क्या, कितना हो जाएगा 756, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 756। ठीक है, अब देखो भाई गलती क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो भाई गलती क्या हुई है, यहाँ पे आपका प्लस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसने बोला है, ये तो अपन ने ध्यान ही नहीं दिया, इसने बोला है कि जो व्यक्ति है वो रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं, और जब भी रेलगाड़ी की दिशा में चलते हैं इसका मतलब होता है कि वो जो दो ऑब्जेक्ट जब भी आपके सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो जो सापेक्ष चाल होते हैं उनकी चालों का अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अंतर लेना पड़ेगा तब अपना आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा और यहाँ पे भी आपका माइनस आएगा, इससे क्या होगा यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये 25s इधर 28s में से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 3s, कितना आ जाएगा 3s, और ये देखो 756 यदि इधर आता है तो प्लस का हो जाएगा और 315 आपका माइनस का है, तो 756 में से यदि 315 जाता है तो कितना बच जाएगा आपका, देखो ये आ जाएगा 441 आ जाएगा। ठीक है, काट लो और s की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देखो भाई काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 7 21, 147 किलोमीटर पर घंटा अपने पास में क्या आ जाएगी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, वैसे इजी है क्वेश्चन आपका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वो दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय वाला जो फॉर्मूला है वो लगा के अपन ने इसको कर लिया। ठीक है, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। महेश ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए
14,000 की एक राशि उधार ली। यदि उसने x% वार्षिक ब्याज की दर पर अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 3500 का भुगतान किया तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई आपको साधारण ब्याज दे रखा है, मूलधन दे रखा है, टाइम दे रखा है और आपको दर निकालनी है। तो अपन को पता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 होता है। तो आप कर लो इसको। साधारण ब्याज आपको कितना दे रखा है 3500, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 14,000, मूलधन इंटू दर कितनी है आपकी, दर x% है तो x मान लो, और समय कितना दे रखा है 4/100। ठीक है, इसमें अपन काटापिटी करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं अपन। तो देखो 7 से काट लो, ये 14 से भी कट जाएगा। 14 दूना 28 और 14 5 70, 25 बार कट जाएगा ये। ठीक है, हाँ 25 बार कट जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो भाई। आपको क्या करना है, 14 से कट गया ये, आपको 25 में 4 का भाग देना है, और 25 में 4 का भाग देते हैं तो अपने पास में क्या आएगा 6 सही। भाई एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25/4, और 25 में 4 का जब भाग देते हैं तो 6 सही 2.25 अपने पास में दर आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6.25, 6.25 आ जाएगा। ठीक है, एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5,904 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास है 72 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को दिया है। क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई RL। इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी 5,904 पाई। ठीक है, इसका व्यास मतलब त्रिज्या अपन को दे रखी है, व्यास 72 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी कितनी 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और अपन को ऊंचाई पूछी है। ठीक है, तो देखिए ऊंचाई कैसे निकालते हैं भाई, इसके त्रियक ऊंचाई जो होती है, देखिए ये आपका एक शंकु है। ठीक है, इसमें ये आपका R होता है, ये आपका H होता है और ये आपका L होता है। तो आपको ये निकालना है L की वैल्यू, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, R अपन को दिया हुआ है। तो देखिए ये क्या होता है, एक आपका समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज का ये कर्ण है L, और ये आधार और बेस वो आधार और ऊंचाई आप इसको मान सकते हैं। तो देखिए भाई L कैसे निकलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले L फाइंड आउट करते हैं। देखिए पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और R की जो वैल्यू है वो अपने पास में आई है 36। तो 36 L किसके बराबर हो जाएगा 5,904। काट लो, देखो भैया आपका पहले 4 से काट लो या 9 से काट लो। 4 से काटेंगे इसको 9 बार, और इसको 4 से काटेंगे तो कितने बार 4 एकम 4, 4 4 16, 4 7 28 और 4 6 24। ठीक है, 9 से काटो इसको, 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 9 से ही कटेगा आपका, 9 से ही कटेगा आपका 9 एकम 9, 9 छक्का 54 और 9 चौक 36, 164 बार कटेगा। मतलब L जो आया है वो कितना आया है 164। ठीक है, तो देखिए भाई अपने पास में L 164 आया है, R था वो कितना था अपने पास में 36 था। ठीक है, तो देखो आपका ट्रिपलेट लगेगा। तो अपन क्या करते हैं, एक बार देखते हैं इसमें ट्रिपलेट लगा के। भैया आपको इतना बड़ा ट्रिपलेट तो याद नहीं होगा। तो देखो कट रही है आपस में, क्या हो रही है, कट रही है। देखो ये 4 चौक 16, 4 एकम 4, 41 बार, और आपका ये वाला 4 नाम 36। तो देखिए अपने पास में एक ट्रिपलेट होता है 9 40 और 41 का, 9 40 और 41 का। मतलब एच जो आएगा वो आएगा कितना आपका, इनके अकॉर्डिंग 9 41 और ये 40 होना चाहिए। मतलब लेकिन देखिए 40 नहीं होगा, अपन ने इनको किससे काटा है 4 से, तो इसको वापस आपको 4 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 से इसको इंटू जब अपन करेंगे तो कितना आएगा 160 अपना आएगा। तो एच कितना आ जाएगा अपना 160 आ जाएगा, हाइट जो आएगी उसकी 160 आएगी।
ठीक है भाई। तो आप ये ट्रिपलेट देखो भाई, इतने से बड़े ट्रिपलेट ट्रिपलेट किसी को याद नहीं होते, और अपन को पता है कि समकोण त्रिभुज है तो मतलब ट्रिपलेट लगेगा इसमें। तो आप फाइंड आउट करोगे कि इसमें कौन सा ट्रिपलेट आपका बन रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। बिना रुके एक लोकल ट्रेन 88 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से चलती है और रुकने के साथ 24 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से चलती है। 528 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन ने द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। देखिए भाई, एक ट्रेन है वो 528 किलोमीटर यदि बिना रुके चलती है 88 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो कितना समय लेगी भाई, कितने घंटे लग जाएंगे भाई। टोटल उसको चलना है 528, बिना रुके चलती है मतलब जहां से शुरू हुई है, जहां पे उसका डेस्टिनेशन है वहीं पे जाके रुकेगी वो। ठीक है, तो 528 किलोमीटर को 88 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाने में उसको कितना समय लगा होगा। देखो सोल्व कर लो इसको, 11 से काट लो, ये आ जाएगा, और 8 6 48, मतलब 6 घंटे का समय लग गया उसको। ठीक है, यदि बिना रुके जाती है तो 6 घंटे का समय लगता है। लेकिन यदि वो रुक रुक के जाती है तो उसकी एवरेज स्पीड है 24 किलोमीटर पर घंटा। मतलब यदि वो रुक रुक के जाती है तो उसको टोटल कितना टाइम लगेगा, वही डिस्टेंस तो आपकी वही है 528 किलोमीटर पर घंटा, और वो 528 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है, और आपकी जो चाल है वो है 24 किलोमीटर पर घंटा। तो आप देखो कि यदि वो रुक रुक के चलती है तो उसको कितना टाइम लगा होगा। देखिए भाई, उसको लगा होगा 24 गुना 48, और 24 गुना 48, 22 घंटे का समय उसको लग गया जब वो रुक रुक के चलती है। तो बिना रुके 6 घंटे, और जब रुक रुक के चलती है तो 22 घंटे। तो देख लो कि उसने रुका कितना, वो रुकी कितनी देर है। 22 में से यदि आपका 6 जाता है तो कितना आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा, 16। तो कितने घंटे रुकी है भाई, वो 16 घंटे रुकी है। ठीक है, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपका, निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखो इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए भाई, इन दोनों को काट लो, 3 से कट रहे हैं, ये 13 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 32 बार। तो ये आएगा 32 बटे 13, और इन दोनों को यदि अपन ऐड करते हैं तो अपने पास में आएगा 117 माइनस 103। 13 से काटो, 13 से कटेगा 13 नाम 117। ठीक है, अब इसको यदि अपन करते हैं सोल्व, तो देखो 9 दूना 18, और 9 30 27, और एक 9 दूना 18, 8 9 30 27, और एक 28, 288 आएगा। इसमें से अपन क्या करेंगे, 103 को माइनस करेंगे, तो देखिए अपना कितना आ जाएगा, ये 5 8 185 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित को सरल करें। देखिए भाई, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 संख्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में यहाँ पे भी 6 संख्या है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, 2 8 2 2 4 बटे में 7 8 4। अब देखिए भाई, इसका तो अपन को पता है कि 784 28 का स्क्वायर होता है, ऊपर वाले को अपन को निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है, देखो दोनों आपका 4 से कट रहा है या 8 से कट रहा है क्या, 8 से ये तो कट रहा है, ये हाँ 8 दूना 16, ये दोनों 8 से कट रहे हैं, 8 से काट लो इसको एक बार, है ना, तो अपने पास में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो 8 से इसको काटते हैं, 8 नाम 72, और 8 8 64, 98 आ जाएगा। इसको अपन 8 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 8 3 24, 4 8 5 40, 2 8 दूना 16, 16, और आपका कितना है, 6 8 8 64, इतना आ जाएगा। फिर से आपका 2 से कट रहा है, दोनों को 2 से काट लो, ये 49 बार कटेगा, ये 2 से कटेगा अपना, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 6 12, और 2 4 8। अब अपन को पता चल रहा है कि 17 64 49 जो होता है वो अपना 7 का स्क्वायर होता है, और 17 64 आपका किसका एक स्क्वायर होता है भाई, 17 64। देखिए यदि आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप क्या कर लो, इसमें इसको सोल्व कर लो। तो 17 64 होता है वो अपना 8 का स्क्वायर, उसका 42 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 17 64 42 का स्क्वायर होता है। जिनको नहीं पता वो इसको सोल्व कर लो। भाई क्या करोगे आप,
कौन से डिजिट के लास्ट में जब उनका वर्ग करते हो तो इकाई अंक 4 आता है। वे अपन को पता है 2 के पीछे आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और एक अपना 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 8 64 मतलब 4 आता है। आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को मतलब लास्ट में 2 डिजिट छोड़ने, आगे वाली देखो। अब 17 के जस्ट मतलब छोटा जो आपकी वर्ग संख्या है वो कौन सी होती है, 16। किसका वर्ग है, 4 का, दोनों जगह 4 4 उतार लो। अब क्या करो, 4 को आप 5 से इंटू करो, 5 4 20। अब बताओ 17 आपका 20 से कम है या ज्यादा है, कम है, तो कम वाला आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 42। ठीक है, तो आ जाएगा 42/49, 42/49। और अभी भी ये तो कट रहा है, अभी भी क्या हो रहा है, 42/7। सॉरी यार, पता नहीं यार तो क्या हो रहा है, 42/7 कितना आ जाएगा, 7 6 6। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए अपना एकदम से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, क्वेश्चन नंबर है 10। एक सोफे का अंकित मूल्य ₹778 है जो क्रय मूल्य से 34% अधिक है। यदि लाभ परसेंट 10% है तो छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बता रखा है, जब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का आपको रेशियो दे रखा है और अपन को देखिए छूट परसेंट में पूछा है, तो देखिए इस डेटा का तो अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको सीधा सीधा बता रखा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस प्रॉफिट के। ठीक है, तो इससे अपने पास में जो छूट परसेंट है डी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 34% अधिक है क्या, अंकित मूल्य किससे, क्रय मूल्य से। तो मैं क्रय मूल्य को यदि 100 मान लूं तो अंकित मूल्य मेरा 134 हो जाएगा क्या। ठीक है, डी की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है और पी अपन को दे रखा है 10%, मतलब नीचे आ जाएगा 110। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, देखिए अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इसको करेंगे 2 से इंटू करो, 2 का भाग लगाओ भी, 2 6 12, 2 7 14 और 2 से इसको काटते हैं तो ये 55। ठीक है, मतलब 100 माइनस डी आपका किसके बराबर हो जाएगा, 55 को अपन किससे 100 से इंटू करेंगे तो 5500 कितना आएगा, 5500 बटे में 67। अब भाई 5500 में आपको 67 का भाग देना है, तो देखिए कर लेते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। 5500 में क्या करते हैं अपन, 67 का जब भाग देते हैं तो देखिए कितनी बार जाएगा भाई, 8 6 48, 72 तो ज्यादा हो जाए, 8 9 6 54, ये तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 8 से करो एक बार, 8 7 56, 6 5 8 6 48, 48 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 53। ठीक है, कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, कितना बच जाएगा भाई यहाँ पे 14, 0 उतारेंगे, फिर आपका जाएगा 2, मतलब 2 पॉइंट कुछ आपका आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो देखिए भाई ऑप्शन दूर दूर है, तो आप क्या करोगे, 100 में से भाई क्या करो, यहाँ पे अपने पास में देखो 100 माइनस डी है ना, डी को मैं उधर लेके जाऊंगी, यहाँ पे मेरे पास में 82 पॉइंट को समथिंग कुछ आ रहा है, तो ये 82 पॉइंट समथिंग इसमें 100 में से माइनस होगा, तो मेरे पास में डी कितना आएगा भाई, 17 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आएगा 17 पॉइंट कुछ, तो 17.91 अपना एक ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में। ठीक है, तो ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान रख के, तो पूरा कैलकुलेट भी नहीं करते तो आपके ऑप्शन दूर दूर है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11। एक द्विघात समीकरण x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 द्वारा दिया गया है, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के वास्तविक मूल बराबर है। भाई वास्तविक मूल बराबर है, इसकी क्या कंडीशन है, b² माइनस 4ac बराबर होना चाहिए 0 के। ठीक है, मतलब b² आपका बराबर होना चाहिए किसके, 4ac के। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, -6 और -6 का स्क्वायर 36 बराबर 4, a की वैल्यू है आपकी 1 और c की वैल्यू है कितनी, k। तो देखिए यहाँ से अपने पास में जो k आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से k की वैल्यू अपने पास में 9 आ जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो ऑप्शन नंबर है डी अपना एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित मंडन का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए भाई वैसे तो यदि आप लॉन्ग मेथड से इसको करोगे तो इन सबको इंटू करोगे, फिर इनको इंटू करोगे, इन सबको इंटू करके आपस में जोड़ोगे,
नीचे विद्यार्थियों की संख्या, मतलब इन सब डेटा को जोड़ के आप क्या करोगे, उसका भाग लगाओगे। ठीक है, इससे अच्छा है मैंने इसको एक तरीका और आपको बता रखा है कि जब भी यूनिट डिजिट अलग अलग होते हैं तो आप कैसे किया करो, यूनिट डिजिट से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया करो। कैसे भाई, इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16 मतलब 6 आएगा, 4 दूना 8, 8 7 56, 8 नाम 72 और 9 चौक 36, ये आएगा। और नीचे आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, वो आएगी देखिए 8 4 12 मतलब 9, 9 और 8 17 7, 7 4 11 मतलब नीचे आएगा आपका 1। इन सबको ऊपर जोड़ते हैं तो देखो 6 3 18, 18 और 8 26 और 2 28, मतलब लास्ट में आएगा आपका, ये आएगा 8/1। ये यूनिट प्लेस पे दो ऊपर और नीचे संख्या है। ठीक है, ऑप्शन पे जाओ और आप देखो कि ए को किससे इंटू करूं कि मेरे पास में 8 आ जाए। ऑप्शन में जाओ और आप देखो कि ए को किससे इंटू करूं कि मेरे पास में 8 आ जाए। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट प्लेस पे आपका 8 है, मतलब 38 को यदि 8 से उसे 1 से इंटू करते हो तो आपके पास में यूनिट प्लेस पे 38 वो 8 आएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसका एक तरीका बता रखा है, और वैसे कैलकुलेशन करने बैठोगे तो थोड़ा सा आपके लिए टाइम टेकिंग होगा ये। ठीक है भाई, तो जब भी आप देखो ऐसा क्वेश्चन आता है ऑप्शन पे जरूर नजर रखना, जब भी ऑप्शन आपके अलग अलग होते हैं तो आप यूनिट मतलब ऐसे ही इस क्वेश्चन को करोगे यूनिट डिजिट का यूज करके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 13। रुपए 4,80,000 पर त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाले 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए भाई, कल मैंने आपको बता रखा है कि त्रैमासिक जब भी आपको दी होता है तो आप क्या करते हो, दर को तो दर को तो कर देते हो 1/4 गुना, और जो समय होता है वो आपका होता है 4 टाइम हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। तो देखिए दर क्या हो जाएगी आपकी, त्रैमासिक है तो दर में आपका 4 का भाग लगेगा, मतलब 5% दर हो जाएगी, और समय होगा वो 4 टाइम हो जाएगा, मतलब 1 वर्ष का 4 गुना मतलब 4 वर्ष। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, रेशियो मेथड से कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, 5% को मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, 1/20, 1/20 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास में देखिए मूलधन और मिश्र धन का रेशियो आएगा। यदि मूलधन आपका 20 है तो 1 का ब्याज मिलेगा, और कितना हो जाएगा मिश्र धन, 21 हो जाएगा। मूलधन यदि 20 मानती हूँ तो 1 का ब्याज मिलेगा, और कितना हो जाएगा आपका जो मिश्र धन होगा वो कितना हो जाएगा, मिश्र धन आपका हो जाएगा 21। ठीक है, टाइम आपका क्या है, 4t है, मतलब 4 वर्ष है, तो इसमें क्या कर दो, पावर क्या कर दो 4 कर दो, अपने पास में 4 वर्ष का मूलधन और मिश्र धन का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखिए भाई इसका 4 गुना तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, चलो भाई स्क्वायर होता है 8,000, 8,000 को यदि 8,000 से इंटू करते हैं आप तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, और लास्ट में आपके पास में जीरो आएगी कितनी, 6। अनुपात हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो 21 है, 21 की पावर 3 होता है आपका 9261, 21 की पावर 3 आपका कितना होता है 9261, और इसको 21 से और इंटू करना है अपन को, तो 21 से कम 21 हासिल में 2, 21 6 126 और 2 128 हासिल में 12 चला जाएगा, 21 दूना 42 और 12 आपका 54 हो जाएगा, 5 21 नाम 189 और 5 आपका कितना हो जाएगा 194, 194 हो जाएगा, यही आएगा। भाई इतना ये तो ज्यादा आनी चाहिए ना, फिर क्यों रहे। अच्छा अच्छा, मैंने क्या कर दिया भाई, 20 का स्क्वायर आपका 400 होता है, 400 को 400 से इंटू करोगे। ठीक है, 400 को 400 से इंटू कर लो भाई, 20 का स्क्वायर तो अपन को पता है ना, 20 का क्यूब होता है 8,000,
तो 8,000 को आपको 20 से इंटू करना था, ना कि 8,000 से। ठीक है, 20,000, 8,000 को आपको 20 से इंटू करना है। तो देखिए कितना आएगा आपका, ये 4 जीरो और 8 दूना 16, मतलब 1,60,000। और यहाँ पे आपके पास में है 1,94,000। तो देखिए भाई, मूलधन और मिश्र धन का जो रेशियो है वो ये आया अपने पास में। तो बताइए यहाँ से अपने पास में ब्याज कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ब्याज आ जाएगा। मिश्र धन में से यदि आप मूलधन घटा लेते हैं तो ब्याज आ जाता है। ठीक है, करते हैं सोल्व। देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा लास्ट में, तो आ जाएगा आपका 4481। और यहाँ पे देखिए 9 में से आपका 6 जाता है तो 3, 34,481 यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। लेकिन देखिए एक्चुअल में जो आपको दे रखा है मूलधन, वो दे रखा है 4,80,000। कितना दे रखा है, 4,80,000 आपको दे रखा है। ठीक है, अपने पास अनुपातों में कितना आया मूलधन, 1,60,000। कितना है, 1,60,000। अपन को ब्याज बताना है, CI बताना है, तो 34,481 से इसको इंटू कर दो, किससे, 34,481। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, अपने पास में आंसर आ जाएगा। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, और 16 3 48 होता है, मतलब 3 से इंटू कर लो। इकाई अंक 3 आएगा, और इकाई अंक 3 आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में। ठीक है, तो भी जो आपका CI आएगा वो आएगा 1,03,443। ठीक है, ऐसे आप यूनिट प्लेस से इसको कर लोगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 14। 3.6 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले 731 धात्विक घन उपलब्ध है, जिन्हें पिघलाकर 5.4 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या वाले दो ठोस शंकुओं जो अपने आधारों पर जुड़े हुए हैं को मिलाकर एक मशीन भाग का निर्माण किया गया। शंकुओं की ऊंचाई क्रमशः 49 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। दो शंकुओं के निर्माण के बाद कितने घन अतिरिक्त होंगे। देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसने बोला है 3.6 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले 731 धात्विक घन उपलब्ध है। ठीक है, 731 घन है, उनको पिघलाकर 5.4 आधार वाले दो शंकु बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसने क्या बोला है, जो शंकु है वो अपने आधारों से जुड़े हुए है। सबसे पहले तो देखिए भाई, जो घन होता है भाई, जब भी आप एक शेप से दूसरी शेप बना रहे हो, उसका मतलब उसका आयतन अपना क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए भाई, यहाँ पे जो शंकु बनाए जा रहे हैं आधार सेम है, मतलब कैसे बनाए जा रहे हैं, दो शंकुओं को ऐसे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये आधार क्या कर रहे हैं, दोनों का सेम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में देखिए, ये जो R है और ये क्या हो जाएगी आपकी H क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके एक तो दो आपके मेथड है। एक तो है कि आप क्या करो, इन 731 घनों का आप क्या निकाल लो, आयतन निकाल लो। ठीक है, उसमें से आप क्या कर दो, जो दो शंकु बन रहे इसके आयतन को माइनस कर दो, और देखो कि कितना आयतन बच रहा है आपका। फिर आप क्या करो, वो भाई जो भी आयतन बच रहा है उसमें एक घन के आयतन का भाग दे दो, तो उससे अपने पास में नंबर ऑफ घन आ जाएंगे कि कितने घन मतलब जो शेष आयतन बचा है उसमें कितने घन बन सकते हैं। ठीक है, एक अपने कैसे करेंगे अपन देख लो, इसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन का मेथड जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, मैं मान लेती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि जो ये शंकु बना है ना, इस शंकु का आयतन पता कर लेती हूँ कि इस शंकु बनाने में कितने आयतन मतलब का प्रयोग हुआ है। जो ये घन थे 731, उन घनों में से इस शंकु को बनाने में कितने आयतन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ भाई, इस शंकु का आयतन पता कर लेती हूँ। ठीक है, इस शंकु का क्या कर लेती हूँ, आयतन पता कर लेती हूँ। तो देखिए शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई। पाई को देखो इसने क्या बोला है कि क्या रखना है, 3.14 रखना है, तो मैं इसको रख लेती हूँ 3.14 इंटू R स्क्वायर। R कितना है भाई, यहाँ पे 5.4 है, तो इसको रखो 5.4 इंटू 5.4 R स्क्वायर इंटू H कितना हो जाएगा। अब देखो H आपका यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो आपको दे रखी है कितनी, 49 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है आपको 35 सेंटीमीटर। तो H आपका टोटल क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा भाई, 9 और 5 14, 4 4 8। ठीक है, 84 हो जाएगा।
देखो इसको सोल्व करने से अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा कि टोटल अपने कितने आयतन को काम में लिया है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, इसने बोला क्या है भाई, आप इसमें क्या कर दो, इसमें एक घन के आयतन का भाग लगा दूं। भाई मैंने मान लिया ये जो आयतन है ये आपका इन 731 में से मैं n घन लेती हूँ, n घनों के आयतन के बराबर है। तो n घनों का आयतन कितना हो जाएगा, 3 n इंटू 3 की वो a की पावर 3। ठीक है, तो 3.6 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है भाई, मैं इसको वैसे नहीं करती कि टोटल आयतन निकाल रही हूँ मैं 731 का, फिर उसमें से मैं माइनस कर रही हूँ कि शंकु का कितना आयतन यूज हुआ है शंकु में, और जो शंकु फिर जो आयतन बचा है उसमें से फिर से मैं शंकु के उसका जो घन का आयतन है उसका भाग दूंगी, उससे मेरे पास में आएंगे कितने शंकु आपके शेष बचे। ठीक है, मैं वैसे नहीं कर रही, मैं इसको कर रही हूँ कि मैं पता कर लेती हूँ कि जो शंकु बना है वो कितने आयतन से बना है। ठीक है, शंकु का जो आयतन है वो कितना है, और जो शंकु का आयतन वो कितने आपके घनों से बन सकता है। ठीक है, कितने घनों से बन सकता है, जो घन आएंगे वो टोटल घनों में से मैं माइनस कर दूंगी, तो क्या मेरे पास में आ जाएंगे कि शेष कितने घन बचे, शेष आयतन से कितने घन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं पता कर लेती हूँ कितने घनों का आयतन अपना यूज हुआ है। तो देखिए भाई यहाँ पे अपन क्या करेंगे भाई, एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे भाई, 3.6 को यहाँ पे नीचे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं, देखो ना एन आपका क्या आएगा, ये 3.6 है, 3 बार है तो 3.6 इंटू 3.6 इंटू 3.6, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए भाई यहाँ पे 9 चौक 36, अठारह से कट रहा है ना, डायरेक्ट ही काटो, 18 से काटो, 18 से 18 दूना 36, और अच्छा 18 3 54। ठीक है, ये 18 दूना 36, 18 3 54। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है क्या किसी से, ये देखो ये 3 से कटेगा आपका, ये कितनी बार, 3 एकम 3, और कितना आ जाएगा आपका 3 दूना 6, और 3 अट्टे 24, 28 बार कट जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं अपन 4 से। देखिए यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगी तो यहाँ पे भी आपका एक पॉइंट हटेगा, तो देखिए नीचे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे डिजिट के बाद में 2 संख्या है, यहाँ पे 1 संख्या है, तो यहाँ पे नीचे 1 10 आ जाएगा आपका। इसको काटते हैं 4 से, 4 नाम 36, इसको 4 7 28, 3 3 9। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास में कितना, और यहाँ पे 314 को 2 से काटते हैं अपन, इस 2 से काट लेते हैं ना, तो इसको 2 से भाई, ये तो सारी कट गई ना, ये 7 बचा है ना, यहाँ पे 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 5 10, और 2 सत्ते 14, 157 आ गया। ठीक है, अब क्या करो आप 157 को 7 से इंटू करो और उसमें 2 का भाग दे लो, फिर अपन एक डिजिट छोड़ के एक पॉइंट और लगा लेंगे। तो देखिए अपने पास में एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7 से इंटू करेंगे, 7 7 49, 4 7 5 35, और 4 आपका 39, 3 7 एकम 7 3, ये आ जाएगा। इसमें 2 का भाग लगा लो और फिर एक डिजिट और छोड़ के पॉइंट लगा लो। ठीक है, 2 का भाग लगाते हैं तो 2 5 10, 2 4 8, 2 निमा 18, फिर पॉइंट लगेगा 2 5 10, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगता वो पॉइंट यहाँ पे लगेगा, क्यों, क्योंकि नीचे 10 भी तो है। तो कितना आएगा अपने पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई, 54.95 आएगा। कितना आएगा, 54.95 आएगा, मतलब लगभग 55 जो आपके क्या है घन है उनका यूज अपन ने कर लिया, किसमें, इस शंकु को बनाने में। तो वे शेष कितने घन बच गए अपने पास में, यही तो पूछा है ना इसने, कि शंकुओं के निर्माण के बाद में कितने घन अतिरिक्त होंगे। भाई इतने घन अपने काम में ले लिए अपन ने इस शंकु को बनाने में, तो शेष कितने बच गए, 731 में से आप माइनस कर दो किसको, 55 को, तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे आएगा आपका ये 6 6, और यहाँ पे 12 में से 5 जाता है तो आपका 7, और ये 676 घन क्या हो जाएंगे आपके पास में, बच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यदि आप वैसे फंस गए
कि पहले आप टोटल 731 घनों का आयतन निकाल रहे हो, उसके बाद में आप शंकु के आयतन को उसमें से माइनस कर रहे हो, उसके बाद में जो आपके पास में आयतन बच रहा है उसमें 3.6 के क्यूब का भाग देके फिर आपके पास में घनों का क्या आएगी, घनों की संख्या आएगी। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए देखो आप थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करके इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर है आपका 15। किसी वस्तु को 3,471 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 2,577 में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत के बराबर है। 25% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए भाई इसने क्या बोल रहा है, ये इसने बोला है क्वेश्चन में 3,471 में बेचने पर जो लाभ होता है वो 2,577 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। और इसकी मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रखी है कि जब भी आपके पास में ऐसे बोल दे 2 दे दे और आपको बोल दे कि एक पे होने वाला जो लाभ है वो दूसरे पे होने वाली हानि के बराबर है, तो उस केस में क्या होता है, जो सीपी निकालते हैं अपन, क्रम मूल्य आप निकालते हो भाई, ये आपके पास में ये लाइन होती है ना कि प्रतिशत हानि, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है। तो उस केस में जो सीपी आपका आता है वो कैसे आता है, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर दो, ठीक है, क्रम मूल्य अपने पास में आ जाएगा। तो 3,471 को जोड़ेंगे अपन किसमें, 2,577 में, कितना आएगा भाई, यहाँ पे आएगा 8, 7 7 14 का 4 हासिल में 1 चला जाएगा, 5 5 10 और ये हो जाएगा 6, 6,048 आएगा। इसमें 2 का भाग लगा लो, अपने पास में क्रम मूल्य आ जाएगा। क्रम मूल्य कितना आएगा, ये आएगा अपने पास में 3,024। अब क्या बोल रहा है, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। भाई 3,024 की वस्तु है, इसमें 25% का लाभ आपको चाहिए, मतलब 125% में बेचोगे, ठीक है। और 125% को मैं डायरेक्ट 5/4 लिख लूँ क्या, क्या हो जाएगा, 125% आपका 5/4, मतलब 5/4 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 4 से काटोगे इसको, 4 7 28, 4 5 20 और 4 6 24, इसको इंटू करते हैं, 6 5 30, 7 5 35 और 2 कितना हो जाएगा आपका 3,780 में क्या करना पड़ेगा, आपको बेचना पड़ेगा। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो जब भी आपके पास में 2 विक्रम मूल्य दिया हुआ हो और एक पे लाभ और एक पे हानि हो रहा हो, लेकिन क्या आपको बोल रखा है कि जो लाभ प्रतिशत है वो हानि प्रतिशत के बराबर है, तो उस केस में आप क्रम मूल्य आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दोनों एसपी को जोड़ के उसमें 2 का भाग लगा लो। जब क्रम मूल्य अपने पास में आ गया तो अपन पता कर सकते हैं कि 25% के लाभ पे इसको बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 16। निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत भाई सबको जोड़ के क्या करना होता है, जितनी संख्या है उनका भाग देते हैं। तो देखो भाई जोड़ो इनको सबको, देखो 6 4 10 17 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, 27 4 आपका 31 32 और 8 40, 4 5 6 8 11 14 18 और 23 23 5 28, 280 आ जाएगा। इसमें आप भाग लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, 8 का भाग लगा लो। तो देखिए 8 का भाग 8 3 24 और आपका 4 बच गया, 8 5 40, 35 आपका इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 17। एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी तरह से भरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी आरंभ में खाली है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखिए भाई 2 नल है आपके पास में, एक नल ए मान लेती हूँ, ये टंकी को 18 घंटे में भरता है, जबकि एक दूसरा नल है बी, वो क्या करता है, पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है कितने कितने घंटे में, 24 घंटे में। क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, माइनस लगा लो, ठीक है। टोटल अपन टंकी की क्षमता पता करेंगे कैसे, इन दोनों का एलसीएम लेके, कितना आ जाएगा भाई, 72 आ जाएगा कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। अपने पास में पाइप ए और पाइप बी की एफिशिएंसी आ जाएगी कैसे, 18 का भाग देंगे 72 में तो 4 क्या आ जाएगी, पाइप ए की एफिशिएंसी अपने पास में आ जाएगी। 24 का भाग देंगे 72 में तो पाइप बी की एफिशिएंसी अपने पास में आ जाएगी कितनी, 3 माइनस में। मतलब जो पाइप ए है वो 1 घंटे में
क्या कर सकता है, 4 भाग को भर सकता है, जबकि जो पाइप बी है वो 1 घंटे में 3 भाग को खाली कर सकता है। तो देखिए भैया अपन को करना क्या है इसमें, इसने बोला है तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, जब दोनों नल खोल दिए जाए। तो 1/4 मतलब 72 का 1/4 कितना हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 8 32, 18 आ जाएगा। मतलब 18 भाग को भरने में दोनों को कितना टाइम लगेगा। भाई देखो दोनों, देखो ये क्या करेगा, 1 घंटे में 4 भाग को भरेगा, लेकिन साथ के साथ में जो बी पाइप है खाली करने वाला है, तो 3 भाग को खाली भी कर दिया। मतलब 4 में से 3 भाग खाली हो गया, तो 1 घंटे में तो 1 भाग ही भरा। तो आपको 18 भाग भरने, तो 1 घंटे में 1 भाग, तो 18 घंटे में 18 भाग भरेंगे। ठीक है, तो कितना टाइम लग जाएगा भाई, 18 घंटे का समय लग जाएगा। ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर है 18। क्या है, उर्वशी की वर्तमान आयु का 2 गुना आयुषी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। मोहन की वर्तमान आयु उर्वशी की वर्तमान आयु से 4 गुना है, तथा आयुषी संजू से 8 वर्ष छोटी है। यदि मोहन और संजू की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है, तो उर्वशी की वर्तमान आयु क्या कितनी है। देखिए भाई, बोला है उर्वशी की आयु का 2 गुना आयुषी की आयु की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। आयुषी की जो आयु है, मैं इनके नाम से इनका आयु को डिनोट कर रही हूँ कि उर्वशी, क्या मान लिया मैंने, यू से डिनोट कर दिया, आयुषी मैंने ए से डिनोट कर दिया। तो आयुषी की जो आयु है उससे कितना अधिक है, 6 वर्ष अधिक है, किसकी, उर्वशी की आयु का 2 गुना। ठीक है, मोहन की वर्तमान आयु उर्वशी की वर्तमान आयु से 4 गुना है। जो मोहन है, मोहन की वर्तमान आयु उर्वशी की वर्तमान आयु का 4 गुना है। तो 4 गुना है, सॉरी 4 गुना है तो 4 से इंटू करेंगे, 4 गुना है किसके, उर्वशी की आयु के। तथा आयुषी संजू से 8 वर्ष छोटी है। आयुषी और संजू, आयुषी छोटी है किसे, संजू से। आयुषी किससे छोटी है, तो संजू माइनस आयुषी की आयु का जो अंतर है वो कितना है, 8 वर्ष है। यदि मोहन और संजू की वर्तमान आयु का योग, आपको दे रखा है यदि मोहन और संजू की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है, तो उर्वशी की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप, आपको उर्वशी की आयु चाहिए, तो देखो आप कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो यहां से मैं आयुषी की आयु को उर्वशी की आयु के 2 गुने में से 6 माइनस कर दूं तो आयुषी की आयु आएगी। ठीक है, मतलब ए को मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, ए को क्या लिख सकती हूँ, ए यहाँ से मेरे पास में आएगा कितना, 2u-6। ठीक है, ठीक है, और m को मैं लिख सकती हूँ 4u, m को मैं लिख सकती हूँ 4u। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसमें लिखती हूँ m को लिखती हूँ 4u, ठीक है, और s को अपन u की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो देखेंगे। भाई मैं यहाँ पे a को क्या लिख सकती हूँ, a को लिख सकती हूँ 2u-6। यहाँ पे देखिए इस वाले में s माइनस, इसको लिख सकते हूँ 2u-6 बराबर 50। तो देखिए s जो मेरे पास में आएगा, ये तो देखो माइनस का हो जाएगा उधर जाके प्लस का, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा उधर जाके माइनस का हो जाएगा। मतलब 50 में से 6 आपका जाएगा, कितना बच जाएगा आपका, 46, वो 44, ये 44 प्लस 2u आ जाएगा। मतलब s को क्या लिख सकती हूँ मैं, 44 प्लस 2u। तो देखिए कहाँ पे पुट कर रहे हैं अपन, इसमें, अच्छा इसमें m की वैल्यू मैंने किसके, m है वो कितना है 4u है, और s कितना आ गया 44 प्लस 2u, s कितना आ गया 44 प्लस 2u, और ये m प्लस s किसके बराबर था, 50 के बराबर था, तो इक्वल कर लो 50। ठीक है, तो देखो भाई अपने पास में u की वैल्यू आ जाएगी, मतलब उर्वशी की आयु आ जाएगी u यहाँ से, देखो कितनी आएगी, गलत किया है कि कहीं पे, अच्छा अच्छा अच्छा।
एस माइनस ए, ये तो 8 है ना, ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं तो देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है आपका, ये है 8। और आप क्या करोगे, ये जो 6 है ये माइनस होगा तो 2 आएगा आपका, 44 नहीं, यहाँ पे आएगा आपका 2। तो एस आ जाएगा 2 + 2u। ठीक है, एस की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, 2 + 2u आएगी। सोल्व कर लो, देखो भाई 6u बराबर हो जाएगा आपका 48 में, वो 50 में से 2 जाएगा 48, 6 8 48। तो उर्वशी की जो आयु आएगी वो कितनी आएगी, 8 वर्ष आएगी। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आए भाई अपन को तो कैसे भी करके यू की वैल्यू लानी है। तो यहाँ पे मैं एम और एस दोनों को यू बना दूं, कैसे बनाऊं भाई, एम तो मेरे को डायरेक्ट दे रखा है, एम और मतलब जो आपका कौन है, मोहन और उर्वशी की आयु का जो रिलेशन है वो तो आपको डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, लेकिन आपको देखो अब एम को तो लिख दिया आप, लेकिन एस को आप यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, आपको एस और ए की क्या दी है, एस और ए का क्या दिया है, डिफरेंस दिया है, तो आप ए की वैल्यू को तो लिख सकते हो ना यू की फॉर्म में। तो आप यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल सकते हो यू की फॉर्म में, तो एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। रेखा ये L1 और L2 एक तिर्यकछेदी रेखा द्वारा काटी गई समांतर रेखाएं हैं। यदि संगत कोणों में से एक का माप 75 है तो दूसरे संगत कोण का माप कितना हो जाएगा। भाई देखो, आपको क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आना चाहिए कि संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो आपका ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, संगत कोण कौन से, या आपके पास में ये दो समांतर लाइनें इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, आपके संगत कोण हो जाएंगे। ये कोण आपस में संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है, ये कोण और ये कोण आपस में संगत हो जाएगा, ऐसे ये कोण और ये कोण आपस में संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 20। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या होती है, पहले सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को उनके आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, और उसके बाद में जो सबसे बीच में जो संख्या होती है वो आपकी माध्यिका होती है। यदि आपके पास में संख्या ऐसी है, मतलब नंबर ऑफ संख्या आपके पास में सम है, तो आप क्या करोगे, बीच वाले दो संख्याओं को जोड़ के माध्यिका आप निकालोगे। तो सबसे पहले आप संख्याओं को गिनो कि आपके पास में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 11 संख्याएं हैं, मतलब बिल्कुल बीच वाली संख्या कौन सी, छठे नंबर की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, छठे नंबर की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। और बढ़ते हुए क्रम में अपन को चाहिए, तो देखो भाई सबसे पहले आप देखो कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपके पास में, अपन को छठी संख्या तक जाना है, तो सबसे छोटी संख्या अपनी कौन सी है, सबसे छोटी मेरे को तो दिख रही है 13। दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी हो जाएगी, एक की लाइन में तो यही है, दो की लाइन में देखो, दो की लाइन में आपके पास में 25 और 27 है, तो 25 आएगा, फिर आएगा 27, और फिर 28 भी है तो 28 भी आएगा। चार हो गया। पांचवी लाइन देखो, वो पांचवी संख्या जो आएगी आपके पास में, तीन की लाइन में एक भी संख्या नहीं है, तो आप चार में देखो, चार में आपका 43 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 43। ठीक है, अब आप जो संख्या आएगी वो आपकी माध्यिका हो जाएगी छठे नंबर की, मतलब 43 से जस्ट बड़ी आपकी संख्या कौन सी हो जाएगी, 57 है क्या, कौन सी है, 57 है, तो 57 आपका क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है भाई, छठे नंबर की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, जो कौन सी है, 57। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 21। एक व्यक्ति को प्रति माह रुपए 4900 वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 17% भाग बचाता है, उसका प्रति माह व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, इसने बोला एक व्यक्ति को प्रति माह 4900 रुपए मिलते हैं और उसमें से वो 17% बचाता है। तो देखिए भाई, कोई भी आय जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। यदि वो 17% अपने पास में बचा रहा है तो उसने खर्च कितना कर दिया, 83%। 83% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो आपको क्या करना है, वो क्या है, 4900 का 83% आपको फाइंड आउट करना है। तो 83% को हटाएंगे नीचे 2 जीरो, काट लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट से तो नहीं होगा ये, 9 3 27 हो जाएगा, यूनिट डिजिट से भी भाई 27 आएगा, 9 3 27, लास्ट में 7 आएगा, और 7 आपका एक ही ऑप्शन में, और तीनों में तो आपका क्या है, 2 2 है। ठीक है,
तो ये आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 4067 आपका वे आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर है 22। एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और तल का होल 12 घंटे में पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यदि नल और होल दोनों खुले हो तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। भाई देखिए, एक तो नल है और एक होल है। नल से पानी भरेगा और होल से पानी निकलेगा, ठीक है। देखिए इसने बोला है नल जो है उसको नाम दे दिया ए, वो 8 घंटे में भर सकता है उस टंकी को, ठीक है। जबकि जो होल है वो आपका क्या कर सकता है, 12 घंटे में पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। तो मैंने -12 लगा दिया कि खाली करने वाला है, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेके टंकी की क्षमता पता करो। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 24, 24 आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से अपन पाइप ए और जो आपका नल है वो और आपका जो होल है उसकी कैपेसिटी अपन निकाल सकते हैं। कितनी आएगी, जो नल है उसकी कैपेसिटी आएगी 3 और जो होल है उसकी कैपेसिटी आएगी 2, ठीक है। अब देखिए भाई, यदि नल और होल दोनों खुले हो तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। भाई देखो, जो नल है वो 1 घंटे में 3 भाग को भरता है, लेकिन जो होल है वो 2 घंटे में 1 घंटे में 2 भाग को खाली भी कर देगा। मतलब 1 घंटे में एक ही भाग भरा जा रहा है, तो 24 भाग को भरने में 24 घंटे लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे, 24 घंटे। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए अपना 23 क्या है। चार संख्याएं क्रमशः 16:10:9:17 के अनुपात में है। यदि इन चार संख्याओं का योगफल 6292 है तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, चार संख्याएं हैं, उनका योगफल अपन को दे रखा है 6292। अनुपातों में देखो कि चारों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 26 और 35 और 17 कितना हो जाएगा आपका 52। तो 6292 आपका 52 की वैल्यू है। आपको पूछा क्या है इसने, पहली और तीसरी संख्या का योगफल पूछा है। तो पहली और तीसरा अनुपात अपना कितना है, 16 और 9 25 है। तो 25 से इसको क्या कर दो आप, इंटू कर दो, ठीक है। सोल्व करते हैं, देखिए इसको 4 से काट लो पहले, 4 से 13 बार और 4 से यदि इसको काटते हैं अपन, 4 एकम 4 और ये बच गया आपका 2, 4 5 20, 4 7 28 और 4 3 12, ठीक है। उसके बाद में आप 13 से इसको काटते हैं, 13 से काटते हैं तो देखिए 13 एकम 13, 2, 13 दूना 26 और 13 एकम 13। यूनिट प्लेस पे आपका 5 आएगा और 5 आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो कितना आ जाएगा भाई, इन दोनों का संख्याओं का जो योगफल आएगा वो आएगा 3025। कितना आ जाएगा, 3025 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 24। एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि एम 18 है तो एन 10 है। यदि एन बराबर 9 है तो एम का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, इसने बोला है एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है। एम क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, एन के। तो अपन को पता है व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो कोई वेरिएबल अपन को माननी पड़ेगी। मैंने मान लिया के, तो एम बराबर हो जाएगा के बटे एन के, ठीक है। इसने बोला है एम 18 है तो एन आपको 10 दिया हुआ है। एम यदि 18 है तो एन आपका हो जाएगा कितना, 10। तो यहाँ से के की जो वैल्यू आएगी अपने पास में आएगी 180। कितने आ जाएगी, 180 आ जाएगी। पूछा गया इसने आगे क्या दिया है, यदि n 9 है तो m का मान आपको बताना है। अब इसमें क्या करो, n को आप 9 रखो और m की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखिए भाई, k तो अपने पास में आ गया 180, n आपको रखना है 9, तो m अपना आ जाएगा 9 दूना 18, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 5 संख्याओं का योग 655 है। पहले 2 संख्याओं का योग 77 है और तीसरी संख्या 128 है। शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। भाई 5 संख्याओं का योग आपको 655 दे रखा है, 2 संख्याओं का औसत 77 दे रखा है। तो इन 2 संख्याओं का जो आपके पास में योग आएगा वो कितना आएगा, 77 को 2 से इंटू कर दे तो कितना आ जाएगा। भाई 77 को 2 से इंटू करते हैं तो आपका ये हो जाएगा 154 आएगा, क्या 154 आ जाएगा, ठीक है। 154 में आप 128 को जोड़ते हैं, 154 में आप 128 को जोड़ते हैं तो इन 3 संख्याओं का जो योग आएगा वो आएगा अपने पास में 8 4 12, ये 8
और ये कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये आएगा 8 4 12, 5 और 3 8। हाँ, ये आ जाएगा। अब देखिए जो शेष दो संख्या बच गई उनका योग अपने पास में आ जाएगा। कितना आएगा? ये आएगा देखो 3, 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 2 जाएगा तो 3। जो शेष दो संख्या है उनका योग है 373, और इसका औसत अपर उनको निकालना है तो क्या कर दो, दो संख्या है तो 2 का भाग लगा दो। कितना आ जाएगा भाई? 2 एकम 2, 2 8 16, और 2 6 12, और 2 5 10। 186.5 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 26। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले अपना ये वाला कोष्टक सोल्व होता है। तो देखिए इसमें क्या है, 28 भाग 7 है, तो 28 में 7 का भाग देते हो तो 7 4 28, 4 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे आपका मझला कोष्टक शुरू हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। भाई छोटे कोष्टक के बाद में मझला कोष्टक होता है वो सोल्व होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 55 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 51। अब अपने पास में बड़े कोष्टक में बचा है 2 + 51 भाग 3। तो देखिए प्लस से पहले आपका डिवीजन सोल्व होता है, तो पहले आप भाग दो किस में, 3 का भाग दो किसमें, 51 में। कितना आ जाएगा, 17, 17 और ये 2 है, कितना आ जाएगा 19, 19 और 43 में यदि अपन 19 को जोड़ते हैं तो अपने पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 43 में यदि 19 को जोड़ेंगे तो 62 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बोर्ड मास आता है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 27। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 75% घर के किराए पे खर्च करता है। यदि हर महीने वह 653 परिवहन पर और 6229 किराने पर खर्च करता है तो शेष 400 और शेष 446 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। भाई किसी आदमी की जो आय है उसका 75% तो वो क्या करता है, किराए पे खर्च कर देता है। उसके बाद में तो देखो परसेंटेज में यदि 75% उसने खर्च कर दिया तो अब उसके पास में कितना बचा, 25%। लेकिन इस 25% में से भी वो क्या कर देता है, 653 रुपए परिवहन पर और 6229 रुपए किराने पे खर्च कर देता है। जो 25% है उस पे भी क्या करता है, उस 25% की राशि में से वो 653 परिवहन पे, 6229 किराने पे और 446 बचा लेता है। तो भाई इस 25% की वैल्यू है आपके पास में 653 प्लस 6229 प्लस आपका 446 हो जाएगा। क्या 25% की वैल्यू यदि अपन तीनों को जोड़ते हैं तो अपने पास में आ जाएगी। तो देखो जोड़ो, तीनों को जोड़ते हैं अपन, कितना आ जाएगा, 9 3 12 6 18। ठीक है, ये हो जाएगा 6 2 8 और 4 12, 7 9 13, 7328 अपने पास में आएगा, जो किसकी वैल्यू है, 25% की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है भाई, 25% की वैल्यू है। तो उसका मासिक वेतन कितना होगा, मासिक वेतन मतलब 100 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कर लो इसको सोल्व। कितना आ जाएगा आपका, 25 से काटोगे 4 बार कटेगा और 4 से इसको इंटू करते हैं तो 8 4 32, लास्ट में 2 आएगा और 2 आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में कितना आएगा, 29,312। ठीक है, तो भी देखो आपको जब एग्जाम हो तब तो एटलीस्ट आपको ऐसे ही करना है कि यूनिट डिजिट पे आपको पूरा फोकस रखना है कि यदि आपके चारों अलग है तो आपको देखो कितने कैलकुलेशन से आप बच रहे हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 28। 24 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 30 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई इसने बोला है 24 बुक है उनका जो विक्रय मूल्य है, एसपी है, वो बराबर है 30 बुकों के क्रय मूल्य के। ठीक है, 24 किताबों के का जो विक्रय मूल्य है वो 30 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, पहले 6 से इसको काट लो, 6 4 24, 6 5 30। तो यहाँ से अपने पास में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 5/4। मतलब ये किताब यदि आप 4 में खरीद के लाए हो और 5 में बेच रहे हो, किताब आप 4 में खरीद के लाए हो और 5 में बेच रहे हो, मतलब आपको लाभ कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है।
और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो नीचे आएगा आपका क्रय मूल्य इंटू 100। 1/4 की परसेंटेज वैल्यू 25%, कितना आ जाएगा 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 25% आपका लाभ आ जाएगा। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 29 क्या है। 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष और तल के अवनमन कोण दे रखे 30 और 60 डिग्री, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई क्या दे रखा है, 60 मीटर ऊंची इमारत है, ठीक है, ऐसे, और इसके शीर्ष से एक लैंप पोस्ट में यहाँ पे कहीं पे मान लेती हूँ कि ये है लैंप पोस्ट, ठीक है, इसके शीर्ष और तल के अवनमन कोण, शीर्ष और ये हो गया आपका तल, इसके अवनमन कोण क्या दे रखे हैं आपको क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब ये वाला कोण है वो आपका है 30 डिग्री और ये वाला जो कोण है वो है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए भाई अपन को पता है कि ये 30 है तो ये भी अपना 30 हो जाएगा भाई, आपके एकांतर कोण हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपका 60 है तो देखिए ये वाला फिर से एकांतर कोण, ये आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बोला क्या है इसने, लैंप पोस्ट की ऊंचाई आपको, मतलब ये वाली ऊंचाई आपको पता करनी है, और इसने दिया क्या है, इमारत की जो ऊंचाई है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपको दी है कितनी, 60 मीटर दी है। ठीक है, तो देखिए भाई सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज है अपना, ये वाला, इसमें देखती हूँ ये 60 है तो ये 30 है, ये तो 90 है ही ना, तो ये 60 है, ये 90 और ये 30, और मेरे को पता है कि जब भी अपने पास में जो कोण होते हैं वो 30 60 90 होते हैं, तो इनकी संगत भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो 30 के सामने देखिए अनुपात आता है 1, 60 के सामने जो अनुपात आता है वो आता है √3, और 90 के सामने जो अनुपात होता है वो है 2। लेकिन देखिए इस √3 की वैल्यू अपन को दे रखी है क्या, कितनी 60, कितनी दे रखी है 60, तो 60√3 किस, सॉरी 60 वैल्यू है किसकी, 60 वैल्यू है किसकी, √3 की। अब अपन को देखिए ये वाली हाइट यदि अपन को पता करनी है तो अपन क्या करेंगे भाई, देखो ये एक त्रिभुज और बनेगा, मैं यदि ये वाली हाइट पता कर लूं तो भाई इस पूरी 60 में से इस वाली हाइट को माइनस कर दूं तो मेरे पास में ये वाली हाइट आ जाएगी, मतलब लैंप की ऊंचाई आ जाएगी। तो देखिए ये वाली पता होने के लिए मेरे को पहले ये लेंथ पता होनी चाहिए, और ये लेंथ बराबर है किसके, इसके, मतलब 30 के सामने वाली जो लाइन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको 20 × 3 लिख सकते हैं, मतलब 20√3 आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 20√3। ठीक है, ये 20√3 है तो ये वाली जो लेंथ है वो भी आपकी हो जाएगी 20√3। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब अपन कौन सा त्रिभुज लेंगे अब अपन लेंगे ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला त्रिभुज लेंगे। अब इस त्रिभुज में ये वाला एंगल यदि 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये अपना 90 है। ठीक है, तो फिर से देखिए इसमें क्या करेंगे भाई, आपका इसको हटा देते हैं ठीक है, ये कितना है आपका, ये 60 है, अब अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ये आपका 60 है, ये 30 है और ये 90 है, फिर से 30 के सामने 1, 60 के सामने आपका √3 और 90 के सामने 2। अब की बार देखो अपन को किसकी वैल्यू दी है, अब की बार अपन को वैल्यू दी है किसकी भाई, √60 के सामने √3 की वैल्यू दे रखी कितनी 20√3, मतलब 20√3 जो है वो वैल्यू है किसकी √3 की, और अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 की। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 20, मतलब ये टोटल डिस्टेंस आपके 60 है, इसमें से ये वाली जो लेंथ है वो आपकी है 20, तो क्या ये वाली लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी क्या, तो ये 40 है तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 40, तो लैंप की जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी आपके पास में 40 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 30, लास्ट क्वेश्चन है अपना। दो धनात्मक संख्याओं के बीच
2880 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 होता है और शेषफल 120 होता है। दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या और 3916 का एचसीएफ कितना है। देखिए भाई पिछली 5-7 शिफ्ट से लगातार क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक है भाई। मैंने मान ली बड़ी संख्या है ए और छोटी संख्या है बी, इन दोनों का अंतर दे रखा है अपन को 2880। अब इसने बोला है जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल आता है 6 और शेषफल आता है 120। अब देखिए जिसमें भाग लगता है उसको भाज्य बोलते हैं, तो किस में भाग लग रहा है, बड़ी संख्या में मतलब ए में, तो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल। भाजक क्या होता है, जिसका भाग दिया जा रहा है, तो ए में छोटी संख्या मतलब बी का भाग दिया जा रहा है, तो भाजक इंटू भागफल, भागफल कितना है 6, तो इसको इंटू करोगे तो 6b प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 120। तो ए की जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो आएगी 6b प्लस 120। कितनी आ जाएगी भाई, ए की वैल्यू 6b प्लस 120, ठीक है। अपन को बड़ी संख्या चाहिए भाई, बड़ी संख्या और 3016 का एस से पता करना है, तो बड़ी संख्या मतलब आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करो इस बी को एलिमिनेट कर दो यहाँ से। कैसे भाई, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी ए माइनस 120 बटे 6, ये क्या हो जाएगी आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी। तो देख लो, कर लो इसको सोल्व भाई। देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो ए है, बी को क्या लिखोगे आप, ए माइनस 120 बटे में 6 बराबर 2880। 6 एलसीएम लोगो, ये 6 ए हो जाएगा, 6 ए में से ए के जाएगा 5 ए और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 120 और ये क्या हो जाएगा 6 आपका इंटू होगा किससे, 2880 से इंटू होगा। तो करो देखो भाई कितना हो जाएगा, 8 6 48 4, 8 6 48 4 52, 5 6 दूना 12 और 5 17, 17,280 आएगा। 17,280 में से यदि अब मैं 120 को माइनस करती हूँ, यदि 120 को माइनस करूं तो मेरे पास में 5a की वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी भाई आपके पास में 17,160 आ जाएगी, ठीक है 17,160 आ जाएगी। 5 से काट लो दोनों तरफ, 5 से यदि काटते हैं तो ये आता है 5 3 15, 5 4 20, 5 3 15 और 5 दूना 10, 3,432, 3,432 बड़ी संख्या आ जाती है। आपको बोला है जो बड़ी संख्या है वो और 3,916 का एलसीएम कितना, वो एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ मतलब क्या होता है आपकी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए, ठीक है। आप क्या करो, ऑप्शन उठाओ और ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करो, ठीक है भाई। इतनी बड़ी संख्याओं को एचसीएफ निकालोगे, इससे अच्छा है आप ऑप्शन से कर लो। भाई आपका 45 हो सकता है क्या, दोनों संख्याओं में किसी में भी 5 है ही नहीं, तो 45 तो आपका नहीं होगा, ठीक है। दोनों संख्या के 11 का मल्टीपल है क्या भाई, इसमें 11 दिख रहा है, तो ये 3 और 1 4, 9 6 15, 15 में से आपका 4 जाता है तो कितना आता है 11। हाँ भाई ये तो 11 का मल्टीपल है, और ये देखो आपका 3 3 6, 4 और 2 6, ये भी आपका 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल है तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा भाई, 4 का तो दोनों में जा ही रहा है ना, 4 का देखो इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो 44 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और ये शिफ्ट हो गई है अपनी पूरी, जो आपको 13 जून की 3rd शिफ्ट थी, ठीक है। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तरीका, यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।